Good morning, students. आज welcome to all of you in Rajasthan Public School class 10th. Today we are starting lecture 2 of your chapter first. कल तक हमने इसका इंट्रोडक्शन और महाजनपद पीरियड स्टडी कर लिया था और महाजनपद पीरियड हमने स्टडी किया था इंडिया का। अब महाजनपद पीरियड के टाइम पे राजस्थान की कौन कौन सी जगह थी और वो प्लेसेस आज किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने आपको जो वर्क दिया था महाजनपद लर्न करने का वो आपने किया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मेन महाजनपद कौन से थे, जैसे मैंने भी आपको इंडिया के महाजनपद बताए 16, ऐसे राजस्थान के मेन महाजनपद जिनके ऊपर आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो सबसे नंबर 1 है आपका जांगल। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, जंगल जंगल की तरह लगता है सुनने में, लेकिन इसका नाम है ऐसा, जांगल प्रदेश। अब हम आपको बताएंगे इधर कि जांगल जो पुरानी जगह है इसको प्रेजेंटली क्या बोला जाता है। दूसरा आपका था मत्स्य। मत्स्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। शूरसेन तीसरा, यानी कि इसमें से कुछ आप 16 महाजनपद के अंदर भी पढ़ चुके हैं। शिवी 4th नंबर पे। तो एक एक करके आपको हम बताते हैं कि जांगल कौन सा एरा था। देखिए, ये वैदिक पीरियड के दौरान डेवलप हुआ। वैदिक पीरियड यानी जो इंडस वैली के टाइम पे आया, मतलब इंडस वैली पीरियड जब खत्म होता है उसके जस्ट बाद जो शुरू होता है उसको अपन बोलते हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में जो शुरू हुआ उस समय जांगल प्रदेश बना। अब जांगल प्रदेश किसको बोलते हैं, तो प्रेजेंटली जो आप देखते हो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स बीकानेर, जोधपुर, ये जो आपको देखने को मिलता है हमारे वेस्टर्न पोर्शन में, बीकानेर और जोधपुर, इनको मिलाकर जांगल देश बोला जाता था, जांगल प्रदेश बोला जाता था। नेक्स्ट मत्स्य। तो मत्स्य के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं कि मत्स्य कौन सा है आपका, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, मतलब अलवर भरतपुर के आसपास वाला जो पूरा रीजन है उसको आप बोलोगे मत्स्य नगर। और मत्स्य नगर की कैपिटल थी आपकी विराटनगर, यानी जिसको प्रेजेंटली बोला जाता है बैराट या फिर जयपुर। अब देखिए, शूरसेन, शूरसेन कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है, तो ब्रिज भूमि जिसको आप बोलते हो, ब्रिज भूमि, जहां पर कृष्ण भगवान खेले, कृष्ण भगवान का जो बचपन है वहां पर निकला, कृष्ण भगवान का जीवन लाइफ निकली, उसको आप ब्रिज भूमि बोलते हैं। और राजस्थान में भी ब्रिज भूमि का कुछ पोर्शन पड़ता है। कौन सा पोर्शन, भरतपुर, करौली, हिंडौन, धौलपुर, ये जो पूरा मथुरा से यूपी से लगता हुआ रीजन है इसको आप बोलते हो ब्रिज भूमि। अब क्योंकि अपन राजस्थान का पढ़ रहे हैं, देखिए ये जितने भी महाजनपद चल रहे हैं अपने किसके चल रहे हैं, राजस्थान इंपॉर्टेंट महाजनपद चल रहे हैं। ये तो अपन राजस्थान का पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की जो ब्रिज भूमि है, जो मैंने भी आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए। अब भरतपुर देखिए, थोड़ा भरतपुर का हिस्सा मस्त में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा इधर सूरसेन में भी आएगा। यानी आप ये कह सकते हो शॉर्टली कि मथुरा के आसपास का जो एरिया है जो कि राजस्थान की बॉर्डर में आता है ब्रिज भूमि, उसको आप बोलोगे सूरसेन। नेक्स्ट शिवी। शिवी की बात करें तो शिवी का मतलब क्या, शिवपुर, और अभी ये पाकिस्तान में पड़ गया। शिवपुर नाम की जगह थी जो कि अभी पड़ती है प्रेजेंट पाकिस्तान में, यानी बॉर्डर क्रॉस होके वेस्टर्न पोर्शन में था ये राजस्थान की शिवी, शिव।
अब एक एक करके आपको हम बताते हैं कि कौन सी जगह किन किन किंग्स का राज रहा है। तो देखिए जांगल प्रदेश जो सबसे नंबर 1 आपको बता रहे हैं, उसके अंदर आपका राज रहा है बीकानेर के राजा जो है यहाँ पर जंगलधर बादशाह इनको कहा जाता है, उनकी यहाँ पर किंगडम रही है। और मद्रे जंगल, तो ये सारे किंग्स का इधर राज रहा है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो यहां पर मत्स्य, मत्स्य के अंदर किस किसने राज किया है, तो मत्स्य के अंदर आपके राजा रहे हैं बिंदुसार, चेदी, और ये सारे चीजों से जो राजा मिलते हुए मौर्य किंग्स का इधर राज रहा है मेनली। शूरसेन की बात करें तो शूरसेन के अंदर भी यादव डायनेस्टी का रीजन रहा है, क्योंकि शूरसेन जो है ब्रजभूमि से लगता हुआ है। आपको पता है श्री कृष्ण खुद यादव थे, यादव डायनेस्टी का मेनली इधर किंगडम रहा है। और शिवी, तो शिवी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये शिवपुर था, और यहाँ पर ट्राइब्स के बीच में बैटल देखने को मिलता है। ट्राइब्स जो होती है लोकल लेवल पे छोटी जातियां होती है, उनका यहाँ पर किंगडम रहा है। नेक्स्ट आगे हम आपको लेके चलते हैं। तो ये देखिए हमने चारों आपको क्लियर किए। अब जो मैंने आपको इनके बारे में नॉलेज दी है, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन राजस्थान महाजनपद या फिर जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन, शिवी। तो जो भी मैंने जानकारी दी है, नॉलेज दी है, वो और प्लस बुक को भी आप स्टडी करें तो उन दोनों को मिलाकर आप इजी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। अब शॉर्ट नोट इजीली लिखेंगे कब, पहले समझेंगे, और समझने के बाद में जब आप उसके अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस, आंसर लिखिए, बार बार टीचर को दिखाइए, तो फिर आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आसान आपको लगेगा। नेक्स्ट महाजनपद के बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका मौर्यन डायनेस्टी। देखिए देखिए मौर्यन डायनेस्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोनों में आपको पढ़ा रहा हूं। महाजनपद भी इंपॉर्टेंट था लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौर्यन डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी एंड वर्धन डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य डायनेस्टी मतलब मौर्य वंश। अब देखिए ये बना कैसे, इसकी स्टोरी क्या है, कैसे, देखिए हिस्ट्री पूरी स्टोरी बेस्ड है। हिस्ट्री आपको तब तक याद हो ही नहीं सकती जब तक आप उसको स्टोरी में तरीके से समझ ना लें। तो मौर्यन डायनेस्टी की अब हम आपको इधर स्टोरी बताएंगे, जो आप सीरियस के अंदर भी जब चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इनके ऊपर आप प्रोग्राम देखते हैं, दूरदर्शन DD1 पे भी चाणक्य का प्रोग्राम चल रहा है, अगर कोई देख रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी सीरियस वगैरह बताते हैं, मूवीज बन चुकी है। तो ये सारे में आपने इनके बारे में स्टडी की होगी, वही स्टोरी मैं आपको आज इसके अंदर बताऊंगा कि मौर्य डायनेस्टी खड़ी कैसे हुई। देखिए इनिशियली सबसे पहले एक किंग था, और उस किंग का नाम था महापद्मनंद। ये राजा था, ये किंग था शुरू में, और ये मॉडर्न डायनेस्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मौर्य साम्राज्य तब तक बना ही नहीं था मौर्य डायनेस्टी। उससे पहले डायनेस्टी चलती थी नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी को चलाता था महापद्मनंद जो कि किंग था। अब देखिए ऐसा क्या हुआ कि नंद डायनेस्टी फिनिश हो गई और उसकी जगह मौर्य डायनेस्टी ने ले ली। तो हुआ ये कि ये जो किंग था ना, इसकी कुछ एक क्वालिटीज थी और बैड क्वालिटीज थी। सबसे पहली क्वालिटी, ये डेस्पोटिक रूलर था। डेस्पोटिक रूलर का मतलब बिगड़ैल राजा, यानी कि एक ऐसा राजा जो अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने फायदे के लिए जनता के पैसे को खर्च कर दे और जनता के लिए कुछ भी वेलफेयर के काम ना करे। फिर
जनता के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा देना और उनको ऐसी ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स में सफर करवाना, तो ये डेस्पोटिक, आप एक बिगड़े हुए राजा के बारे में समझ सकते हैं, कई राजा हुए, तो इस तरीके का राजा था। इसके अलावा दूसरी, ईगोफुल, घमंडी था। अब इसने ऐसा क्या किया कि इसकी डायनेस्टी खत्म हो गई। ऐसे तो कौन खत्म करता, भी बहुत पावरफुल किंग था, लेकिन हुआ क्या कि इसके दरबार में एक मंत्री थे, एक मिनिस्टर थे, और उनका नाम था आचार्य चाणक्य। इसके दरबार में एक मिनिस्टर थे और मिनिस्टर का नाम क्या था? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की बात करें तो आचार्य चाणक्य की जाति थी ब्राह्मण, और आचार्य चाणक्य एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे, एक अच्छे लेवल की नॉलेज थी उनको, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, राज व्यवस्था, यानी कि पूरा सिस्टम कैसे चलाना है उसकी बहुत अच्छी उनको नॉलेज थी। लेकिन शक्लो सूरत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जैसे कि दांत थोड़े आगे दिखते थे और पैर से भी थोड़े दिव्यांग थे। तो एक बार महापद्मनंद ने क्या किया, इतने विद्वान व्यक्ति का, महापद्मनंद ने इतने विद्वान व्यक्ति को एक बार मॉकिंग करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए एक बार जानबूझकर असेंबली में बुलाया, सभा में बुलाया, जैसे कोई भी सेरेमनी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो सभा में महापद्मनंद ने चाणक्य को बुलाया और भरी सभा में इनका अपमान किया, इनकी इंसल्ट की, इनकी बदसूरती को लेके। तो फिर उसी समय, उसी टाइम पे चाणक्य ने डिसाइड कर लिया। चाणक्य की एक मैं आपको खास बात और बता दूं, चाणक्य की खास बात है डिटर्मिनेशन, और मैं मानता हूं कि ये सबके अंदर होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। एक बार जो ठान लिया फिर वो करके रहना। चाणक्य का मानना ये था, आप लोग जब जनरली सड़क पे चलते हैं, कोई पत्थर आ जाए, कोई कांटा आ जाए, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा पांव से हटा के फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चाणक्य का मानना दूसरा था। चाणक्य ये बोलते कि अगर रास्ते में पत्थर आ रहा है, कांटा आ रहा है, तो उसको जड़ से ही उखाड़ फेंको, ताकि अगली बार ये आपको प्रॉब्लम ना करे। यानी प्रॉब्लम अगर कोई चीज में आ रही है तो उसको बिल्कुल फिनिश कर दो। इस चीज के अंदर ये बिलीव करते थे, पक्के डिटरमिनेंट थे। तो इनकी जब वहां पर इंसल्ट हुई असेंबली के अंदर, तो इन्होंने उसी टाइम ये डिसाइड किया, पंडितों के, ब्राह्मणों की चोटी होती है पीछे, इन्होंने अपनी चोटी को खोला, बांधा नहीं, और उन्होंने ये उस वक्त ओथ ली, शपथ ली कि जब तक इस डेस्पोटिक रूलर को, इस बदतमीज राजा को, इसके वंश सहित जड़ से मैं फिनिश नहीं कर दूंगा, तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। और गुस्से में एकदम आग बबूला होके चाणक्य निकल लिए जंगल की तरफ। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहां से आगे। जंगल में निकलते तो क्या होता है, गुस्से में तो थे ही, अचानक उनको रास्ते में कुछ बच्चों का एक ग्रुप दिखाई देता है। जैसे जनरली छोटे बच्चे होते हैं, कोई सा भी गेम खेलते रहते हैं, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई घर घर, कोई पता नहीं क्या क्या बनते रहते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। उन्होंने वो गेम देखा होता हुआ। अब गुस्से में जब इंसान होता है तो मन लगाने के लिए थोड़ी देर वहां छाया में बैठ गए और उनका गेम देखने लगी। तो साहब पता चलता है कि एक लड़का जो कि राजा बना हुआ था, काफी अच्छे तरीके से गेम को खेल रहा था, मतलब वो गेम के अंदर किंग का रोल काफी अच्छे तरीके से प्ले कर रहा था। चाणक्य का गुस्सा एकदम से शांत हुआ, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो देखने लगे, और गेम खत्म होने के बाद में उस लड़के को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुमको जैसे जैसे ट्रेन करना चाहता हूं, ऐसे होके तुम मेरा काम करोगे। और फाइनली ये स्टोरी आगे बढ़ती है, और उसी लड़के को आगे बहुत ही वेल तरीके से ट्रेन करके, जो कि मैं आपको बता चुका हूं चाणक्य महान विद्वान तो थे ही, उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करके वो अपनी तरफ से नाम देते हैं। उस लड़के का पहले नाम नहीं था चंद्रगुप्त, लेकिन उसको अपनी तरफ से नाम देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और वो लड़का महापद्मनंद के साम्राज्य को खत्म करता है। चाणक्य की शपथ पूरी होती है, और इस तरीके से आपकी मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। तो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू ये समझाया कि मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश कैसे हुई। अब यहां पर चाणक्य ने अगर उस राजा को खड़ा किया है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो एज यूजुअल वहां का पहला किंग कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मौर्य डायनेस्टी में आफ्टर दिस स्टोरी हम सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहे हैं अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की
बेसिक कि भाई कहां से वो खड़ा हुआ और चाणक्य कौन थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकता है अंदर से। मेरी आदत है कि मैं बुक वाले क्वेश्चन तो आपको करवाऊंगा ही, लेकिन बुक वाले क्वेश्चन के अलावा मैं अंदर से भी क्वेश्चन देता हूं कि बोर्ड में अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको हिट कर सकते। तो अंदर से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने जो आपको ये सारी बातें बताई है, आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो मैक्सिमम चीजें हिंदी के अंदर बताई है। तो देखिए, समझने का प्रोसेस हमारा हिंदी में रहता है, इसमें हमने कई इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं। आप उसको जो आप समझ में आया उसको आप राइट करने की कोशिश करें, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है आप उसको पूछ सकते हैं, हम आपको लिखना बताएंगे, समझेंगे। लेकिन आप खुद से आंसर लिखने का प्रयास करें, बुक की हेल्प लें और खुद से भी लिखने की आप कोशिश करें। ये नहीं कि सारा मतलब जो बुक में लिख रहा है वो का वो लर्न कर रहे हैं, तो ऐसे पूरी बुक कहां तक लर्न करेंगे आप। समझने की प्रोसेस अपने अंदर डेवलप करें। देखिए नेक्स्ट, आगे हम सबसे पहला किंग इधर स्टार्ट करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या कार्य किए, इंडिया को कितना एक्सपेंड किया, कितना बढ़ाया, कौन कौन सी जगह जीती, तो ये सारी चीजें हम अब देखते हैं। नंबर वन किंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, हमने आपको बता दिया कि मौर्य डायनेस्टी खड़ी कैसे हुई। अब उसका पहला किंग, मौर्य डायनेस्टी का हम सबसे पहले आपको टाइम पीरियड बता देंगे। 326 बीसी के आसपास ये शुरू होता है और फाइनली अशोका के पीरियड तक चलता है। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, पहला किंग। कुछ ही स्पेशल किंग्स हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, उसके बाद में दूसरे स्पेशल किंग्स हुए अशोक। बीच में जो और किंग्स आ रहे हैं जैसे बिंदुसार वगैरह, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इतने खास रहे नहीं। देखिए नंबर वन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां पर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त नाम के ही आपको कई किंग्स गुप्त डायनेस्टी में भी देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। तो उसमें दोनों को आप मिक्स ना कर दें कि ये वाला चंद्रगुप्त और वो चंद्रगुप्त एक ही है। ये जितना ग्रेट है उतने ग्रेट वो नहीं है, उसमें सेकंड चंद्रगुप्त के कुछ खास काम रहे, और सबसे बड़ी बात तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट, और इस चंद्रगुप्त से गुप्त डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड है उनका कोई लेना देना नहीं है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। टाइम पीरियड इनका रहा है 322 बीसी से लेके 298 बीसी। देखिए मैंने आपको ये फंडा पहले ही क्लियर कर दिया कि बीसी के अंदर ईयर्स आपके उल्टे चलते हैं, डिक्रीमेंट लोअर में डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलते हैं आपके। तो वो क्यों चलते, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया इंट्रोडक्शन सेक्शन में। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए तो पहला शॉर्ट नोट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त असेंडेड द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये सारी लाइफ किसके ऊपर चल रही है, मगध। मैंने आपको पहले ही महाजनपद में क्लियर किया था कि इन सारे महाजनपद में सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा बनेगा, मगध। और वहां पर राज करेंगे आपके चंद्रगुप्त, अशोक, ये सारे राजा। तो इसका पहला पॉइंट है कि थ्रू द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त ascended the throne of मगध। थ्रोन का मतलब सिंहासन और रॉयल थ्रोन का मतलब राज सिंहासन। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य जो गुरु थे उनकी मदद से राज सिंहासन हासिल किया, ये इसका पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद में इसने जो अपना एक्सपेंशन कैंपेन चलाया, विजय अभियान जो इसने चलाया, उसके अंदर कई इसने एरियाज विन किए। सेल्यूकस निकेटर के ऊपर भी इसने इसकी उपलब्धि हुई, इसका अचीवमेंट ये है कि सेल्यूकस निकेटर नाम के व्यक्ति के ऊपर इसने विक्ट्री हासिल की।
अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे रीजन्स को इसने जीता और अपनी किंगडम को ये फैलाता गया। लास्ट में एक व्यक्ति था भद्रबाहु, इसने इसको धोखे से अपने यहां पर इनवाइट किया और इसको विष खिला दिया और वहां इसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमने आपको पूरी नॉलेज दी है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन राजा बना, तो वो दूसरा किंग है आपका बिंदुसार। देखते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजा का जब अंत होता है, जब वो समाप्त होता है, तो फिर उसके बाद में कंट्री थोड़े डाउनफॉल की तरफ चली जाती है, लेकिन फिर से जब एक अच्छा किंग आ जाता है तो फिर से वहां पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा पावरफुल किंग जाने के बाद में थोड़े दिन यहां पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हालांकि बिंदुसार ने जो एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे, विक्ट्री में हासिल किए थे, वो अपने हाथ से जाने नहीं दिए, मगर इसने कोई नया एरिया भी नहीं जीता, ज्यादा इसने कोई खास काम नहीं किए, लेकिन इतना जरूर इसने रूलिंग किया है, साम्राज्य को चलाया है कि पुरानी कोई जगह अपने हाथों से नहीं जाने दी बिंदुसार ने। बिंदुसार का टाइम पीरियड ज्यादा इसके बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 298 बीसी से ये स्टार्ट करेगा उसके छोड़ने के बाद में, और 298 से लेके 272 तक इसका राज रहेगा बिंदुसार का। अब आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा था, सक्सेसर था। सक्सेसर दो लोग होते हैं, एक तो एंसेस्टर, एक सक्सेसर। जो आपके पूर्वज हैं उसको बोलते हैं एंसेस्टर, और जो आने वाले आपकी पीढ़ी है उसको बोलते हैं आप सक्सेसर। तो इसका पुत्र था, बेटा था, और इसका दूसरा नाम था अमित्रोचैट्स, जो कि इसको ग्रीक ऑथर्स ने दिया है। ग्रीक ऑथर्स ने जब हिस्ट्री की बुक लिखी तो उन्होंने बिंदुसार को क्या बताया, अमित्रोचैट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो इसने छोटे मोटे काम किए, इसके दरबार के अंदर इजिप्टियन एम्बेसडर भी आए, मतलब इजिप्ट से दूत, राजदूत लोग भी आए। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट किंग हम आपको पढ़ाते हैं जिसने फिर से मौर्य डायनेस्टी को अगेन रीएस्टेब्लिश किया और काफी बड़े लेवल पे ले गया, और भी कई नई जगह उसने जीतने की कोशिश की, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी गलती भी हुई और उस गलती का पछतावा करने के लिए इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो जैसे अभी मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी सुनाई, सेम टू सेम अशोक की भी एक कहानी है, एक स्टोरी है। देखिए थर्ड किंग आप देखेंगे इसके अंदर, अशोका, ग्रेट अशोका, महान सम्राट अशोक। देखिए अशोक का टाइम पीरियड 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक अशोक का किंगडम रहा है। 273 से स्टार्ट करेगा 232 तक। देखिए अशोक की अगर हम बात करें तो इसको देवानाम प्रियदर्शी भी बताया गया है, मतलब एक ऐसा राजा, एक ऐसा किंग जिसको देवता के समान, देवता के इक्वल मानती है पब्लिक और देवता की तरह उसकी पूजा करती है। अब अशोक ने साम्राज्य ग्रहण करने के बाद में, एम्पायर अडॉप्ट करने के बाद में, अगले 7 साल बाद कश्मीर और भी कई बड़े बड़े एरिया, अफगानिस्तान और कई सारी जगहों को इसने जीत लिया, मतलब साम्राज्य बढ़ा रहा था। तो एम्पायर जो एक्सपेंड करने की इसके ऊपर धुन सवार थी, उसी के अकॉर्डिंग इसने एक गलत काम भी किया और उसकी वजह से इसको जिंदगी भर पछतावा रहा। अब सबसे पहले अशोक की पॉलिसीज पे बात करें तो अशोक की पहली पॉलिसी है एक्सपेंशन ऑफ द नेशन। देश को बढ़ाता जा रहा है, चारों तरफ जीत रहा है, कश्मीर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सब जगह विक्ट्री हासिल कर रहा है। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, पब्लिक के भले के लिए बहुत काम किए हैं इसने। और न सिर्फ पब्लिक, ये पहला राजा है जिसने एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी बहुत काम किया है।
एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों की सुरक्षा का भी इसने बहुत वर्क किया है। और यहां तक कि पुराने टाइम पे एक सिस्टम चलता था, बलि सिस्टम, जिसके अंदर किसी भी जानवर की बलि दी जाती थी, तो इसने उस बलि सिस्टम को भी खत्म करवा दिया, क्योंकि इसको जानवर और पक्षियों से बहुत लगाव था। इंसानों के लिए तो भले काम करता ही था, लेकिन जानवर और पक्षी के लिए भी इसने किए। सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलाना, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से, पब्लिक के बीच में वेश बदल बदल के जाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, विजिट्स करना और फिर उनके सॉल्यूशंस निकालना, ये इसका मेन चीज है। इसके अलावा इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये और है, जिसकी वजह से आज हमको ये हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। देखिए, हिस्ट्री आपको पढ़ने को तभी तो मिलेगी जब पुराना कोई किंग है, कोई राजा है, वो कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ के जाए, कुछ सबूत छोड़ के जाए, कुछ रिटर्न टेक्स्ट वगैरह छोड़ के जाए, और उसको पढ़ के आप अंदाजा लगा लो कि हिस्ट्री में ये हुआ था। तो देखिए, अशोक के पहले की हिस्ट्री है वो हमको मालूम भी, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बारे में इतनी क्लियरिटी नहीं है कि भाई यही हुआ होगा, इस टाइम पे ही हुआ होगा, क्योंकि कुछ उसके फिक्स एविडेंस नहीं मिलते, और हिस्ट्री चलती है एविडेंस पे। लेकिन अशोक ने इस चीज को ध्यान में रखा कि आगे आने वाले लोग हैं, उनको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ने को मिले, इसलिए इसने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया। इसने एडिक्ट्स या फिर टेक्स्ट ये छपवाना शुरू किया। टेक्स्ट एडिक्ट्स का मतलब क्या, जैसे आप आमेर जाते हैं, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, तो वहां वॉल्स पे लिखा रहता है ना कि ये चीज इस किंग ने बनवाई, इस राजा ने बनवाई, इतने टाइम पे बनी। ऐसे इसने जगह जगह एडिक्ट्स छपवाना शुरू किया, और इसको आप टेक्स्ट भी बोल सकते हो, एडिक्ट भी बोल सकते हो। देखिए, इसके जो एडिक्ट्स थे ये 3 टाइप के थे। पहला रॉक, दूसरा पिलर, और तीसरा केव। अशोक ने एडिक्ट्स छपवाना शुरू किया, और ये एडिक्ट्स आगे हिस्ट्री की नॉलेज के लिए हेल्पफुल रहे हम लोगों के लिए। 3 टाइप के इसने एडिक्ट छपवाना किया शुरू, रॉक, पिलर और केव। रॉक यानी कि किसी भी चट्टान पे, किसी पत्थर पे, पिलर यानी कि खंबे पे, और केव, केव मतलब गुफा के अंदर। और उन्हीं एडिक्ट से हमको हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। तो ये सारे हमने आपको अच्छे अच्छे काम बताए, वुमेन्स के लिए भी बहुत काम किए, चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत काम किए, लेकिन इससे एक गलत काम हो गया, और उस गलत काम की वजह से ये बहुत परेशान रहा इसकी जिंदगी भर, और उसका पछतावा करते करते ये लास्ट में मर भी गया। अब साहब, इससे गलत काम हुआ क्या? गलत काम इससे ये हुआ कि इसके ऊपर ये धुन सवार थी कि मुझे चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा मतलब साम्राज्य जीतना है, और एकदम चारों तरफ इंडिया को फैला देना है। उसी धुन के अंदर ये एक जगह को जीतना चाहता था, और उस जगह का नाम है कलिंग। देखिए, कलिंग कौन सी जगह है? जो आप अभी प्रेजेंटली जिसको ओडिशा के नाम से जानते हो ना, हम इंडिया का जब मैप बनाते हैं तो साउथ ईस्ट पोर्शन के अंदर आपके छत्तीसगढ़ से नीचे जो स्टेट पड़ता है ओडिशा, उसको उस समय उस टाइम पे बोला जाता था कलिंग। और कलिंग ही ये नहीं जीत पा रहा था, मतलब ये साउथ पोर्शन में, देखो नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में तो ये साम्राज्य फैला चुका है, लेकिन ये चाहता था कि मेरा जो एम्पायर है ये साउदर्न पोर्शन के अंदर भी एक्सपेंड हो, वहां पर भी फैले। लेकिन कलिंग के लोग अपने राजा से खुश थे, और कलिंग कभी भी मौर्य डायनेस्टी में मिलने को रेडी नहीं था। तो वहां पर इसने जबरदस्ती युद्ध किया। उस युद्ध के अंदर सभी लोग लड़े, क्योंकि उनको शामिल नहीं होना था मौर्य डायनेस्टी में, और कई बेकसूर लोग मारे गए। अब हुआ क्या कि जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में जब कलिंग के अंदर ये गया, और ये दिल से बहुत काइंडफुल था, दयालु राजा था, अच्छा राजा था, मैं पहले बता चुका हूं। जब ये उधर घूमने गया और इसने चारों तरफ खून, लाशें और ये सारी चीजें बिछी हुई देखी, तो फिर ये एकदम दुखी हो गया, अंदर से परेशान हो गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया राज्य जीतने के लिए। जब इसके मन में ऐसी इमोशंस आई, तो उसके बाद में इसने ये सोचा कि मैं इसका रियलाइजेशन करूं, मुझे इसका पछतावा करना है कैसे भी करके। मुझसे जाने अनजाने एक बहुत बड़ा सिन हो चुका है, पाप हो चुका है। अब उसका पछतावा करने के लिए इसने फिर क्या किया वो हम आपको बताते हैं, और वो इसने बहुत अच्छा वर्क किया है पछतावा करने के लिए।
तो यहां तक तो आपने इसके गुड वर्क्स देख ही लिए। फिर पछतावा करने के लिए इसने एक काम और किया। इसने एक कंसेप्ट शुरू किया, एक नया धर्म शुरू किया। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम इनकी तरह नहीं, मॉरल रिलीजन। देखिए, धम्म धम्म नाम का इसने एक पर्सनल रिलीजन शुरू किया। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज धम्म, एक्सप्लेन द धम्म, धम्म महामात्र, अनुसंधान, ये सारी चीजें। तो आज मैं आपको अशोक की सारी अच्छी बातें बता चुका हूं, अशोक से क्या गलती हुई ये बता चुका हूं, और उसका पछतावा वो किस तरीके से करना चाहता है। देखिए, जब इसको ये लगा कि मुझसे जाने अनजाने गलत काम हो गया है, लाखों लोगों के साथ में हत्या का काम जो है वो मैंने कर दिया, तो उसका पछतावा करने के लिए इसे धम्म नाम की चीज शुरू की। और धम्म के अंदर ये क्या किया करता था, किस तरीके से इसने पछतावा किया लोगों के सामने। और मैं बस इसमें हिंट इतनी दे देता हूं कि इससे जो गलतियां हुई ग्रीड के अंदर, लालच के अंदर, तो ये चाहता था कि और लोग वो गलतियां रिपीट ना करें। तो उसी का मैसेज इसने धम्म के थ्रू दिया, जैसे आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो। और डीपली जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धम्म के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो धम्म के अंदर क्या क्या अच्छी बातें इसने बताई, और फिर उसमें इसने अपने एडिक्ट्स का भी यूज किया, एडिक्ट्स पे छपवाई, धम्म महामात्र कौन है, अनुसंधान का मतलब क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे। अब आपका वर्क क्या है, आपका वर्क इस क्लास के अंदर है कि हमने जो आपकी मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट की, तो एक तो इनके ईयर्स अपडेट कर लें कि कौन सा किंग कहां से कहां तक था, कौन कौन सी जगह उसने जीती, विक्ट्री में हासिल की, उसके गुड वर्क्स, अच्छे वर्क्स क्या रहे हैं, चंद्रगुप्त की स्टोरी, अशोका की स्टोरी, ये सारी चीजें अपडेट कर लें। तो जब भी हम आपको टेस्ट देंगे या फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन वहां पर श्योरली आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अशोक का धम्म और आगे के किंग्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।